नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में आज एक नए चैप्टर के साथ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का एक नया चैप्टर नंबर 4 के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले दिनों में लगातार वीडियो अपलोड किए हैं और चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हम फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। उन्होंने लगातार वीडियो देखे भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बच्चों जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये है ये वीडियो और आपको बहुत फ़ायदा होगा इन वीडियो से। नोट्स तैयार करते रहिए किसी नोटबुक के अंदर और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करते रहिए। कोई वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप उसको दोबारा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं विशेष करके उन बच्चों के लिए भी बात करूंगा। कुछ बच्चों ने पर्सनली संपर्क करके ये बताया कि सर, हम आपके चैनल से लेट जुड़े हैं और अभी हमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके साथ साथ। तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों आप साथ साथ पढ़ो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि आप सब जानते हैं फिजिक्स से ऐसे ही सब्जेक्ट हैं ये साइंस के जिनको क्रमबद्धता से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बच्चों आप पहला दूसरा चैप्टर ज़रूर देखें वीडियो के, ठीक है। वीडियो में आप लोग पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली तैयार करें, फिर तीसरे चैप्टर का आप अध्ययन करें। उसके बाद चौथा चैप्टर आपके सामने आ रहा है। और हाँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने पार्ट वाइज चैप्टर डाल रखे हैं। तो पहले चैप्टर के तकरीबन 11 वीडियो है, इसी प्रकार दूसरे चैप्टर के भी 11 वीडियो हैं। वो क्रमबद्धता से मैंने पार्ट लगाकर वो वीडियो डाल रखे हैं, तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप आसानी से ये चीज़ कवर कर सकते हो। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को बच्चों से शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा हो। और छोटी क्लासों के लिए भी हमने ये कदम उठाया है इस चैनल के माध्यम से। कक्षा 9-10 के लिए भी कुछ मैटर हम डाल रहे हैं और विशेष करके कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम जो हाल ही में आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम को भी मद्देनज़र रखते हुए विज्ञान के कुछ ऐसे मैटर हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपसे ये भी अनुरोध है उन सभी बच्चों से, अभिभावकों से, कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान का पोर्शन क्लियर करना चाहते हैं साइंस का, तो वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे क्लास 10th क्लास 9th कि अमूमन विज्ञान देखने को मिलती है हमें, जैसे रीट एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो जिनमें अमूमन साइंस से एक नॉर्मल सी बात है, जनरल साइंस में वो पॉइंट पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी मेरे हिसाब से विशेष करके मैं रीट वाले बच्चों को अनुरोध करूँगा कि वो भी विज्ञान के इन वीडियो का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो वीडियो लगभग आप लोगों के रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो आप भी इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज अपना चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारिता, ठीक है। यानी विद्युत धारिता क्या चीज़ होती है। विद्युत शब्द हम लगातार 3 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं और धारिता एक नई चीज़ आई है जिसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो धारिता का मीनिंग होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। देखो बच्चों, आपने ये चीज़ देखी है कि पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या चीज़ देखी, आवेश क्या है, उससे क्या कैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ी हमने पहले दूसरे चैप्टर के अंदर। फिर तीसरे चैप्टर में हमने एक मेन चीज़ देखी थी ऊर्जा के संबंध में, ठीक है। हाँ, तो हमने तीसरे चैप्टर में विद्युत ऊर्जा में भी कुछ अध्ययन किया था, विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी, आवेशों के संबंध में स्थिर विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं हम, ठीक है। इसका अध्ययन हमने किया था। अब इस पार्ट में हम धारिता का अध्ययन करेंगे और धारिता के संबंध में बताना चाहूँगा ऐसी कुछ युक्तियों का भी अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से जो ऊर्जा हमने पीछे पढ़ी है, जैसे जिसका नाम मैं
कौन सी ऊर्जा पढ़ी है हमने? विद्युत ऊर्जा पढ़ी है। इस ऊर्जा का हम ऐसे साधन जिनमें धारण करने की क्षमता होती है, इस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है, वो उन साधनों की धारिता कहलाती है। ठीक है, कोई भी ऐसे साधन होंगे जिनके बारे में मैं अमून बता देना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल, एक साधन जिसका नाम मैं लूँगा संधारित्र। क्या नाम लूँगा? संधारित्र, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र एक ऐसा साधन है जिसके बारे में विशेष करके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और संधारित्र क्या करेगा? इस विद्युत ऊर्जा को अपने पास एक प्रकार से इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, और इकट्ठा कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर वो ऊर्जा हमारे लिए वो पुनः प्रयुक्त करता है। उस ऊर्जा को हम इस संधारित्र के माध्यम से दोबारा काम में ले सकते हैं। तो ये ऊर्जा धारण करना इस संधारित्र द्वारा इसकी धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ मतलब इस पाठ का मैं एक प्रकार से आप लोगों को बेसिक जो पॉइंट है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो धारिता क्या होती है? धारिता मतलब किसी ऐसे वस्तु द्वारा जो भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया है संधारित्र का, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये ऊर्जा, आवेश या विद्युत करंट जो आवेश है वो धारण करने की जो क्षमता है वो उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको ज़रूर बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जैसे हमने अमूमन ये चीज़ देखी है, हमारे घरों में पंखे, कूलर वगैरह हम यूज़ में लेते हैं, और वो जब नए लेके आते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वो चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, लेकिन साल दर साल बाद में क्या होता है कि उनकी स्पीड कमज़ोर हो जाती है। तो जब भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि आपके इस पंखे के या कूलर के जो भी मोटर है इनका सेल डाउन हो गया। वो हमसे ये कहता है कि इनका सेल डाउन हो गया। इस प्रकार वो अपनी दैनिक भाषा के शब्द यूज़ में लेता है कि सेल डाउन हो गया, जबकि वो फिर उसका सेल चेंज कर देता है। वो सेल नहीं होता, वो संधारित्र होता है। वो संधारित्र को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? वो संधारित्र को चेंज कर देता है, और वो संधारित्र चेंज करते ही दोबारा वो पंखा, कूलर जो भी है वो स्पीड से चलने लग जाते हैं। तो संधारित्र क्या करता है? संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है, और जब वो ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी ऊर्जा खत्म होने से वो सेल डिस्चार्ज, उसको सेल ही कहते हैं, अमूमन मैकेनिक भाषा में सेल ही बोलते हैं उनको। जो भी मैकेनिक होते हैं वो सारे उनको सेल बोलते हैं। तो वो जब डिस्चार्ज हो जाता है वो पूरा, तो वो पंखे वगैरह वो बिल्कुल धीरे चलने लग जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वो उसकी जगह नया उसको चेंज कर देते हैं और उसकी जगह एक नया सेल वो डाल देते हैं। जैसे ही वो नया सेल डालते हैं वो पंखा अपनी फुल स्पीड से चलने लग जाता है, क्योंकि नया जो संधारित्र होगा उसके पास फुल एनर्जी होगी, और वो एनर्जी पंखे को देगा जिससे पंखा स्पीड से चलने लग जाएगा। तो ऐसा उदाहरण मैंने बताया आपको। ठीक है, ये संधारित्र का दैनिक जीवन में इस प्रकार हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और भी बताऊंगा। कई बार हमने देखा है कई फंक्शन में जो कैमरामैन होते हैं, जो कि मतलब कोई भी फंक्शन को शूट करते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो बनाने वाले कैमरामैन होते हैं, शादी ब्याह पार्टियों में हम देखते हैं, तो वो अपने कैमरे के ऊपर एक फ्लैश लाइट लगाते हैं, जिससे वो मतलब फ़ोटो लेने में उनको बहुत आसानी होती है। फ्लैश लगाते हैं, उस फ्लैश में संधारित्र लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं? संधारित्र लगे होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको यूज़ में लेना होता है तो वो बटन दबाकर उन संधारित्र को यूज़ लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा फ्लैश प्राप्त होता है। ठीक है, यानी तीव्र प्रकाश का मतलब एक प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे लगभग वाइट कलर का प्रकाश होता है। जैसे वो फोटो लेते हैं तो उस फ्लैश पड़ता है उसका, जिससे उनको मतलब फ़ोटो लेने में आसानी हो जाती है। तो उस फ्लैश को हम संधारित्र से ही प्राप्त करते हैं बच्चों। तो ये कुछ इसके दैनिक उपयोग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ एक बातें जो मैं आपके सामने रखूँगा उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे तो ये आज की ये जो वीडियो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसमें मैंने आपको नॉर्मली इसकी प्रस्तावना के बारे में हल्का सा मैंने आप लोगों को बता दिया।
अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले बिल्कुल सिलेबस का अनुसरण करते हुए चलूँगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को ऐसा न लगे कि सर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, हमें ये समझ में नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस पाठ में पढ़ने से पहले आप लोगों को देखो, इसमें पाठ के नाम के हिसाब से धारिता क्या शब्द होता है इसके बारे में तो बिल्कुल हमें आगे पढ़ना ही पढ़ना है। अमूमन मैंने इस चीज़ को बता दिया। विद्युत के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि विद्युत धारा का जब चालन होता है ना, विद्युत धारा का धारा प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा के चालन के आधार पर, विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। पहले पदार्थ जिनको चालक कहा जाता है, आप सब पढ़ते हो इस चीज़ों को, और दूसरे पदार्थ जिनको नाम देते हैं विद्युत रोधी या कुचालक कह दो इनको, ठीक है। तो धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस पाठ के शुरुआत में कुछ छोटे पॉइंट हैं, उनके बारे में फटाफट समझा देता हूँ। और वैसे आप जानते भी हो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें ये जो कि कक्षा 9-10 में आराम से ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो धारा प्रवाह के चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो भाग होता है वो चालक होता है, दूसरे भाग क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। देखो चालक क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। आवेश प्रवाह है आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से बहते हैं, ठीक है, वो चालक कहलाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि जब आवेश आसानी से प्रवाह होंगे, चालक आवेश प्रवाह आसानी से हो तथा धारा प्रवाह आसानी से हो, ठीक है, समझ गए बात मेरी। तथा धारा प्रवाहित होती है, वो चालक कहलाते हैं, क्योंकि आवेश बहते हैं तब धारा बहती है, समझ गए बात है। आवेश प्रवाह की वजह से ही धारा बहती है। कक्षा 10 में पढ़ते हैं ना, धारा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, तो आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये चालकों की परिभाषा, और चालक वही पदार्थ हो जिनमें धारा आसानी से बहेगी। इनके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। लगभग जो भी धातु है, देखिए बच्चों, लगभग धातु चालकों में आती हैं। लगभग धातु के नाम लिख दो, वो चालक कहलाएंगे, ठीक है। लगभग धातु चालकों में आएंगी। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे तांबा, ठीक है, चांदी, समझ रहे बात मेरी, ये सारे लगभग धातु है। लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, पारा, समझ में आ रही बात मेरी, ये सब चालक में आते हैं। इसके बाद में अम्ल, क्षार, मनुष्य, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, मनुष्य का शरीर, ये सब चालकों में आते हैं। हमारी पृथ्वी भी चालक है। इस प्रकार ये चालकों के एग्जाम्पल हैं। और ये चीज़ भी ध्यान रखना विशेष करके, इन सब में चांदी जो है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक होती है, सबसे अच्छा चालक होती है चांदी, सबसे अच्छा चालक होती है, ठीक है। चांदी सबसे अच्छा चालक होती है। लेकिन आपको पता है कि चांदी एक कीमती धातु होने की वजह से इनको उपयोग में बहुत ही कम लिया जाता है। महंगी धातु होती हैं, इसलिए कम उपयोग में लिया जाता है, जबकि चांदी सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा चालक होती है चांदी, ठीक है। अब बात करूंगा विद्युत रोधी की, ठीक है। विद्युत रोधी कह दो, या इसका एक नाम और भी बताया मैंने आपको, इनको कुचालक भी कहा जाता है। तो बताओ क्या रिजल्ट निकलेगा, इनका जस्ट अपोजिट कर दो। वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह है आसानी से नहीं हो, ठीक है, आवेश प्रवाह आसानी से ना हो, आसानी से ना हो, कुचालक कहलाएंगे। तथा जब आवेश ही नहीं बहेंगे तो धारा प्रवाह भी नहीं होगा, धारा प्रवाह आसानी से नहीं होगा, ठीक है। वे सब क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे, ठीक है। इनमें एक कंडीशन हो गई कि चार्ज है वो आसानी से फॉलो नहीं हो सकते, तो चार्ज ही नहीं बहेंगे तो धारा कहाँ से आएंगी,
तो धारा प्रवाह भी आसानी से नहीं होगा। और ये भी बता देना चाहूँगा बच्चों, इन पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आगे आने वाले चैप्टरों के लिए भी बहुत विशेष करके है। जैसे आगे आने वाला चैप्टर 5वां चैप्टर विद्युत धारा का ही है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर विद्युत धारा का है। तो ये इन पॉइंट, इन परिभाषाओं पर विशेष ध्यान देना। तो ये चालक और कुचालकों की परिभाषाएं हो गई। ठीक है, कुचालकों के एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल देखना। जैसे इनके एग्जाम्पल में बात करूं तो कांच होता है, कांच कुचालक में आता है। प्लास्टिक होता है, वो कुचालक में आता है। रबर होता है, वो कुचालक में आता है। ठीक है, और इस प्रकार एक सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी होनी चाहिए लकड़ी, सूखी लकड़ी कुचालक में आते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुचालकों के उदाहरण हैं। समझ गए बात मेरी? इन कुचालकों को एक नाम और भी दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इनका एक नाम और भी आएगा, इस पाठ में ही आएगा, लेकिन उनमें क्या अंतर होगा हल्का सा, वो मैं जब नाम आएगा तभी चर्चा करूंगा। इन पदार्थों को, कुचालकों को मैं रेड पेन से ये नोट कर देता हूँ। कुचालकों को पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। कुचालकों को क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। कुचालकों को पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ये पदार्थ अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में आपको। तो जो कुचालक होते हैं वही पराविद्युत पदार्थ होते हैं। कुचालकों को पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों वर्गीकरण के अलावा एक वर्गीकरण और भी होता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा पदार्थों का एक प्रकार से वर्गीकरण और भी होता है, जिन्हें अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हो बच्चों? जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों का एक प्रकार से वर्गीकरण और भी होता है, जिन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहा जाता है इनको इंग्लिश में। तो अर्धचालक क्या होते हैं उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और बाकी पूरी डिटेल इस पर अभी आपका सेकंड फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर है अर्धचालक पदार्थों पर, तो फुल डिटेल आप पढ़ोगे इसके बारे में भी। तो अर्धचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनमें दोनों प्रकार का गुण हो सकता है। चालक का भी गुण होता है और कुचालक का भी गुण होता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष कंडीशन होती है। भाई अर्धचालक बिल्कुल बहुत ही अच्छे और काम में आने वाले पदार्थ अर्धचालक ही होते हैं। भाई अपने आप ही हो गए काम में आने वाले कि इनको आप दोनों जगह काम में ले सकते हो। चालक की जगह भी काम में ले सकते हो और कुचालक की जगह भी काम में ले सकते हो। बस इनमें अंतर इतना ही होता है, अगर आपको इनको यूज में लेना है तो आपको ताप का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? ताप का ध्यान रखो, ताप, टेम्परेचर का। ठीक है, ताप के आधार पर ये चालक और कुचालकों में बदलते हैं। कैसे? अगर ताप मैं जैसे लिख देता हूं, अगर ताप थोड़ा है यानी निम्न ताप है। कैसा ताप है? निम्न ताप। और एक कंडीशन मैंने लिख दी उच्च ताप की। ठीक है, तो निम्न ताप पर ये जो पदार्थ है ना, निम्न ताप पर ये काम करते हैं कुचालक की तरह। ठीक है, निम्न ताप पर ये कुचालक होते हैं, और अगर आप ताप बढ़ाते जाओगे अच्छी तरीके से, उच्च ताप करते जाओगे, तो ये बहुत अच्छे आदर्श चालक की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, आदर्श चालक का व्यवहार दर्शाएंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो देखो, बहुत बड़ा फायदा है अर्धचालकों से कि ये अर्धचालक कुचालक और चालक दोनों प्रकार के पदार्थों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, वो भी ताप के आधार पर। अगर ताप थोड़ा है तो कुचालक बन जाएंगे, और अगर ताप बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छे चालक की तरह आपको व्यवहार प्रदर्शित करके दिखाएंगे। इसलिए अर्धचालक वे पदार्थ, इनकी परिभाषा में ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता या जिनमें धारा प्रवाह का जो गुण है वो कुचालक और चालकों के बीच का होता है। ठीक है, जो चालकों की तरह भी होता है और कुचालकों की तरह भी होता है, यानी लगभग बीच के गुण होता है इनमें, वो पदार्थ अर्धचालकों में आ जाते हैं। ठीक है, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिलहाल जैसे मैं एक दो उदाहरण आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालकों के उदाहरण हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण वैसे मुख्यतः कितने भागों में हो गया? 3 भागों में हो गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया इस चैप्टर में, क्योंकि ये अलग से ही पूरा चैप्टर हो गया है, इसलिए किताब वाले ने इसमें वर्गीकरण 2 ही भागों में बांटा गया है, चालक और कुचालक के। ये तो एक बीच की कंडीशन हो गई। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये देखो, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर नंबर 4 में बेसिक बहुत सारी बातें दी गई हैं। और मैं ये बता देना चाहूँगा कि टॉपिक शुरू होने से पहले भाई हमें स्टार्ट करनी चाहिए थी धारिता से बात, धारिता से हमें अपना मैटर स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन ये बातें बीच में कहाँ से आ गई? तो बताऊँ आपको कि ये बातें भी चैप्टर का हिस्सा है, और इन बातों को अच्छी तरीके से आप कंप्लीट तैयार करो। अगर ये तैयार हो गए तो चैप्टर न कि इसी पार्ट के अंदर, बल्कि आने वाले 5 नंबर 6 नंबर ये जो चैप्टर हैं, इनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं एक छोटी सी चर्चा और कर देता हूँ। कई बार आपने इलेक्ट्रॉन एक नाम सुना है। ठीक है, जब भी धारा प्रवाह की बात आती है, जब भी धारा प्रवाह की चर्चा होती है कि धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह में जो कण योगदान देते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धारा प्रवाह में जो भी आवेश काम में लिया जाता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, धारा प्रवाह में जो चार्ज, जो आवेश हम यूज में लेते हैं उसका नाम क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है बच्चों। अब बात आती है कि ये आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? कि आवेश है। तो कई बार बच्चे चर्चा करते हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि पहले चैप्टर में 2 प्रकार के आवेश बताए थे आपने, एक आवेश नाम दिया था पॉजिटिव और दूसरा आवेश नाम दिया था नेगेटिव। दिया कि नहीं दिया? हाँ बिल्कुल दिया था। तो जब 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो धारा प्रवाह में ये इलेक्ट्रॉनों का ही हस्तक्षेप क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह में योगदान क्यों देते हैं? और फिर अगर इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देते हैं तो फिर इनके आगे ये मुक्त शब्द क्यों जोड़ा आपने, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम क्यों लिया जाता है? तो बच्चों इसके पीछे भी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रुचिकर एक फैक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊं। देखो पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जब भी धनावेश की चर्चा आएगी तो धनावेशित जो कण हम लेते हैं उनमें हम पढ़ते हैं प्रोटॉन का नाम। ठीक है, धनावेशित कण का जो पार्टिकल पढ़ते हैं वो प्रोटॉन होता है जिसके पास धनावेश होता है, और नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो कौन होता है? प्रोटॉन होता है। धनावेश प्रोटॉन होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक चार्ज, एक आवेश, एक ऐसा कण भी होता है जिस पर बिल्कुल भी आवेश नहीं होता, न तो पॉजिटिव चार्ज होता है न नेगेटिव चार्ज होता है। वो कण होते हैं उदासीन कण। कौन से होते हैं? उदासीन कण होते हैं। उन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उनको न्यूट्रॉन कहते हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ें याद करना। पॉजिटिव कण कौन सा हो गया? प्रोटॉन हो गया। नेगेटिव कण कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और उदासीन कण कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जिसके पास न तो कोई चार्ज है, न तो नेगेटिव है, न ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये 3 प्रकार के कण मैंने आपके सामने रखे। अब देखो बात ये आगे रुकती है कि पहला प्रश्न तो ये कि धारा प्रवाह में केवल ये नेगेटिव चार्ज हस्तक्षेप करता है। ठीक है, धारा प्रवाह में ये नेगेटिव चार्ज हस्तक्षेप करता है, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर नेगेटिव चार्ज धारा प्रवाह में योगदान दे रहा है तो इसके आगे, यानी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान दे रहा है, तो इसके आगे ये मुक्त शब्द क्यों जोड़ा गया?
इस मुक्त शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, क्यों जोड़ा गया है, क्यों इसमें मुक्त शब्द ऐड किया गया है, क्या वजह है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन या आवेश की बात आती है, ठीक है, तो आवेश को दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो, ठीक है, आवेश को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, जिनमें एक शब्द है मुक्त, ठीक है, और दूसरा शब्द है बद्ध आवेश, मुक्त या बद्ध आवेश, ठीक है, मुक्त या बद्ध आवेश। अगर ये शब्द किसी के साथ जोड़ दो तो मुक्त प्रोटॉन, बद्ध प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध प्रोटॉन, इस प्रकार ये शब्द, ठीक है, आवेशों के नाम है। मुक्त मतलब फ्री और बद्ध मतलब बाउंडेड, जो मतलब बंधे हुए हों, बद्ध मतलब जो किसी चीज़ से बंधे हुए हो, एक उनकी सीमा होती है, उन्हें बद्ध आवेश कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको उन प्रश्नों के जवाब देता हूं जो अभी हमने पढ़े हैं। पहला प्रश्न कि धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन ही योगदान क्यों देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन योगदान देते हैं तो प्रश्न 2 ये बनता है कि इनके आगे मुक्त शब्द क्यों जोड़ा। तो मैंने ये व्याख्या करने के लिए आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, एक तो मुक्त और दूसरा शब्द लिखा है बद्ध, ठीक है, यानी फ्री एंड बाउंड, ठीक है, फ्री एंड बाउंड चार्ज। देखो बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये चीज़ हम छोटी क्लासों में पढ़ना शुरू होते हैं, केमिस्ट्री में भी आ जाती है ये चीज़ें, ठीक है, छोटी सी क्लासों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, और प्रत्येक परमाणु में, यानी पदार्थ होता है ना, पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु, पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। पदार्थ परमाणुओं से मिलके बना होता है, कई बार कहते हैं अणुओं से मिलके, तो अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, अणु की छोटी इकाई परमाणु होगी, ठीक है। तो लास्ट बात तो ये है ना, परमाणु से ही अणु बनता है और फिर अणुओं से पदार्थ बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि पदार्थ किससे मिलके बना है, परमाणु से मिलकर। और प्रत्येक परमाणु में एक छोटा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, प्रत्येक परमाणु में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। ये नाभिक क्या होता है बच्चों, एक धनावेशित भाग होता है परमाणु का। परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग, और छोटा भी कितना, लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का, ठीक है, बस बहुत ही कम परास है, ये बहुत कम परास है, ठीक है। और इस परास में, इस छोटी सी परास का एक ये छोटा सा जो हिस्सा है, छोटी सी परास का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा प्योर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल धनावेशित भाग होता है, और इस धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने इन चीज़ों के बारे में बताया था जब उसने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो उसने ये चीज़ें बिल्कुल बताई थी अपने उस मॉडल के अंदर। जो धनावेशित भाग होता है वो नाभिक कहलाता है, ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा ये चीज़ बताई गई। अब देखो क्या बताया उसने कहा कि जो नाभिक है, मैं नाभिक बना देता हूँ, जैसे ये नाभिक है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव पोर्शन लिख दिया। अब वो कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित कक्षा में, ये कक्षाएं हैं, ठीक है, ये कक्षाएं बना दी मैंने, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने कक्षा बना दी तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए बात मेरी, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक निश्चित रूप से होता है। ये सारे, मैं नॉर्मली बना रहा हूं डायग्राम, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पॉजिटिव भाग आपको नजर आ रहा है इसे नाभिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों इस चीज पर,
ये नाभिक होता है, इस नाभिक में दो प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। नाभिक में दो कण होते हैं, कौन कौन से? पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। नाभिक का भी एक पूरा चैप्टर आपके सेकंड फिजिक्स में। नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव पार्ट्स होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। हमने पढ़ा है ना ऊपर, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन। ये दोनों कण कौन कौन से, ध्यान देना, ये कण और ये कण, ये दोनों कण कहाँ बैठे हैं? नाभिक में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बच्चों? नाभिक में। और नाभिक के अंदर प्रकृति का सबसे प्रबल बल, प्रकृति का सबसे प्रबल बल, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, लगता है। नाभिक में प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नाभिकीय बल। बहुत खतरनाक बल है ये, और बहुत कम परास में लगता है ये बल। परास इसकी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 10 की पावर -15 मीटर तक की ये फोर्स लगता है, लेकिन उस परास में, इस दूरी में इस बल का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब वहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नाभिक में बैठे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलना, धारा प्रवाह में योगदान देगा ही नहीं है। अब प्रोटॉन की बात आती है तो प्रश्न का जवाब मिल गया होगी। प्रोटॉन कहाँ बैठा हुआ है? नाभिक के अंदर। नाभिक में बैठा हुआ है प्रोटॉन, तो वो प्रोटॉन नाभिक के बल से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? नाभिक के बल से। और नाभिक के बल आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इतना स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहां से प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर हम यहां से प्रोटॉन निकालना चाहते हैं तो हमें इस प्रकृति के सबसे पावरफुल बल का सामना करना पड़ेगा, इस बल को तोड़ना पड़ेगा हमें, इस बल का मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाके प्रोटॉन निकलेगा और तब जाके धारा बहेगी। तो ये काम तो बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए प्रोटॉन कभी धारा प्रवाह में, हम कहते हैं ना कि धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन ही क्यों नाम लेते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों का ही नाम लेते हैं, कभी प्रोटॉनों का नाम नहीं लेते। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रोटॉन इस नाभिक में बाउंड है, बद्ध आवेश है, बंधा हुआ है। समझ में आ रही बात मेरी? प्रोटॉन इस नाभिक में बाउंड है। ठीक है, ये बद्ध आवेश कहलाते हैं। प्रोटॉन को इस प्रकार हम बद्ध आवेश कहते हैं। अब मैं बात तो ये तो कन्फर्म हो गई कि प्रोटॉन धारा प्रवाह में योगदान, ऐसे इसमें प्रोटॉन का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नाभिक में बंधे हुए हैं प्रोटॉन, तो वो आसानी से धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते। ऐसी बात नहीं है कि प्रोटॉन धारा प्रवाह नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप नाभिक में से प्रोटॉन निकाल लो तो वो धारा प्रवाहित कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन इलेक्ट्रॉनों का ही नाम क्यों लिया मैंने? प्रोटॉन को मैं पीछे क्यों धकेल रहा हूं इस मामले में? क्योंकि प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है। नाभिक में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। अब आ जाओ, बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। देखो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित संख्या भी होती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से नाभिक के बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। नाभिक इनको बाउंड रखता है, बांधे रखता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, जितने ज्यादा ये बंधे हुए हैं, तो वही बात आ गई प्रोटॉन वाली भी। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा मजबूती से बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाना मुश्किल काम है। अब देखो, जैसे मैं इस पहली कक्षा की बात करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत नजदीक हैं, तो नाभिक का इन पर जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रकृति का होता है और नाभिक पूरा पॉजिटिव हो गया मामला इसका, तो पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको। तो ये नज़दीक होने के कारण इस पर आकर्षण सबसे ज़्यादा है, इसको छुड़ाना मुश्किल है। फिर बात करता हूं मैं इस इलेक्ट्रॉन की, इस पर भी आकर्षण है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण इसकी तुलना में कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूरी पर है। यानी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा नाभिक के आकर्षण बल लगता है, और ये आकर्षण बल
दूरी के साथ साथ घटता जाता है। दूरी के साथ साथ क्या होता जाता है? घटता। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, नाभिक से आकर्षण कमजोर होता जाएगा। भाई साफ सी बात है, जो नजदीक है उसे ज्यादा खींचेगा ही। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है वो इलेक्ट्रॉन बद्ध आवेश कहलाते हैं, और नाभिक पर उनका ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से, ज्यादा आकर्षण होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो नाभिक से बंधे हुए हैं, इसलिए बद्ध इलेक्ट्रॉन नाम नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वो नाभिक से बंधे हुए हैं। समझ में आ रही बात मेरी? मैंने नाम लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों बच्चों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूर है, जैसे सपोज करो मैंने यहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ये भी कक्षा बनती जाएगी ऐसे इसके चारों ओर। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर है और ज्यादा दूर होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है, नाभिक का आकर्षण बहुत कमजोर हो गया, आकर्षण बहुत कमजोर हो गया है इस पर, क्योंकि दूरी पर है ये। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर है, दूर यानी बाह्य कक्षा है ये। कौन सी कक्षा है? बाहरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा। बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कमजोर बल से बंधा हुआ है, और कमजोर बल से बंधा होने की वजह से ये क्या करता रहता है, क्योंकि नाभिक का अट्रैक्शन तो है नहीं, ये इधर उधर घूमता रहता है, फ्री घूमता रहता है इधर उधर। ध्यान रखना है, इधर उधर घूमता तो रहेगा लेकिन परमाणु की बाउंड्री में रहता ही, ये छोड़ के नहीं जाता। कब तक नहीं जाएगा? जब तक इसको कोई यहां से ले जाएगा नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते रहते हैं बाह्य कक्षा वाले, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब धारा प्रवाह की बात आएगी तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे को चार्ज चाहिए धारा प्रवाह के लिए, आवेश चाहिए, तो सबसे आसानी से आवेश कौन सा निकल सकता है? तो प्रोटॉन का तो नाम ही मत लो, और उन इलेक्ट्रॉनों का भी नाम मत लो जो नाभिक के नजदीक है, वो सारे बद्ध आवेश से बंधे हुए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत ही कमजोर बंधे हुए हैं और इधर उधर फ्री घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? तो धारा प्रवाह में योगदान कौन देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त आवेश कह दो।